हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग से संध्या राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और एस यूट्यूब पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, करंट अफेयर से प्रिंस कुमार श्रृंखला के अंतर्गत आपको पीसीएस और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत। और उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो के साथ उपस्थित हैं। कल तकनीकी खामी की वजह से वीडियो नहीं उपलब्ध कराई जा सकती थी, लेकिन आज फिर से हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस मोटिवेशन के साथ कि जब आपने अपने मंजिल और अपने रास्ते का चयन खुद किया हो, जब अपने मंजिल और अपने रास्ते का चुनाव खुद किया हो और उस रास्ते पे चलने पे मजा भी आ रहा हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। यानी यदि आपने अपने मंजिल और अपने रास्ते का चयन खुद कर लिया है, उस रास्ते पे चलिए और अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। जैसा कि कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मत को दसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी हम लगातार अगर अभ्यास करते रहेंगे, अपनी मंजिल की तरफ अगर बढ़ाते रहेंगे, तो वो दिन जरूर आएगा जब हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और जो लोग हमें ताने देते हैं, जो लोग हमें अपने शब्दों के तीर से घायल करते हैं, हमारे मोटिवेशन को डिमोटिवेट करना चाहते हैं, उन्हें छोड़ देंगे बहुत पीछे और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को, देखते हैं क्या कुछ है खास है। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूनाइटेड नेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? टर्निंग रबिश इनटू द रिसोर्स ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ठीक है, मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? मई 2024 में किस क्षेत्रीय संगठन ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया है? भारत के पहले सिटी म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जा रही है? भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? यूपी के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को कहाँ लॉन्च किया गया है? एआई आधारित यातायात प्रबंधन अपनाने वाले राज्य कौन सा है? एआई आधारित यातायात प्रबंधन अपनाने वाले राज्य कौन सा है? हैशटैग प्ले थ्रू अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हैशटैग प्ले थ्रू अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? भारत की सबसे ऊंची सुरंग का क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची सुरंग का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों को आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे अन्य भी तथ्य होंगे जिन्हें आप लोग जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी तथ्य छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई पर यूनाइटेड नेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो डीपीआई पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में हुआ है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। कौन कर रहा था? भारत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ है? ये भारत के नेतृत्व में हुआ है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपको पता ही है कि वर्ष 2023 में सितंबर 2023 में G20 की जो समिट हुआ था भारत में हुआ था, और उसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। उस नई दिल्ली घोषणा पत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। भारत के अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम इंडिया स्टैक है। भारत के अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या नाम है? इंडिया स्टैक। याद है, याद रखिएगा, इंडिया स्टैक। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? यानी अपनी अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीकों को शामिल करना, जिसके लिए भारत ने जो शुरुआत की थी डिजिटलीकरण के लिए, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं: पेमेंट, आइडेंटिफाई और डेटा मैनेजमेंट। पेमेंट, आइडेंटिफाई और डेटा मैनेजमेंट। आपको पता ही है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए भारत में आधार सिस्टम लागू है। आइडेंटिफिकेशन के लिए भारत में आधार सिस्टम लागू है। पेमेंट के लिए भारत में एनपीसीआई के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। एनपीसीआई जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2007 के एक्ट के तहत। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। 2000, ठीक है। और भीम ऐप आया था अप्रैल 2016 में। कब आया था? अप्रैल 2016 में। भीम ऐप कब आया था? अप्रैल 2016 में आया था। और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज गूगल पे, फोन पे और बहुत सारे जो ऐप हैं जो भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पेमेंट का काम है। और डेटा मैनेजमेंट के लिए 2021 में यह नियम बना दिया गया था कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, उसे भारत में ही भारत के लोगों का डेटा सुरक्षित रखना होगा। और उसे जब तक कि सरकार का निर्देश है, उस सरकार के निर्देश के अंतर्गत इस डेटा को सुरक्षित रखना होगा। यानी 1 साल से 2 साल तक जो सरकार ने निर्देश जारी करना है, उस सरकार के निर्देश के अंतर्गत इस डिजिटल पब्लिक के डेटा को सुरक्षित रखना है। और इसके लिए भारत ने क्या किया है?
जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो यूनाइटेड नेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। इसका नेतृत्व करता भारत है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका नेतृत्व करता भारत है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जो तकनीकी के मामले में पिछड़े देश हैं, जिनके पास तकनीकियां कम हैं, उनके साथ भारत क्या कर सकता है, सहयोग करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि भारत की एनपीसीआई ने दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, यूरोपीय देश फ्रांस और फिर अफ्रीकी देशों के साथ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए समझौता कर रहा है। और एनपीसीआई हाल पहले दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से समझौता किया है, पहले यूरोपीय देश फ्रांस से समझौता कर चुका है। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ, ब्राजील के साथ, फिर दक्षिण अफ्रीका के साथ और भी अफ्रीकी कंट्री के साथ एनपीसीआई जो है समझौता कर चुका है। ठीक है, एनपीसीआई भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। एनपीसीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टर्निंग रबिश इनटू ए रिसोर्स। टर्निंग रबिश इनटू ए रिसोर्स, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024। टर्निंग रबिश इनटू ए रिसोर्स, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? टर्निंग रबिश इनटू अ रिसोर्स, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो जी हाँ दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक स्तर पर कचरा प्रबंधन है, वैश्विक स्तर पर कचरे का उत्पादन है, वर्ष 2023 में 3.8 बिलियन टन है। ठीक, जिसके 2050 तक 2023 में 2.3 बिलियन टन है, जिसके 2050 तक 3.8 बिलियन टन हो जाने की संभावना है। 2050 तक 3.8 बिलियन टन हो जाने की संभावना है। और वैश्विक स्तर पर जो कचरा प्रबंधन है वो बहुत ही कम हो पा रहा है। जो ठोस कचरा प्रबंधन है वो और कम हो पा रहा है। आपको पता ही होगा कि वैश्विक स्तर पर जो कचरा प्रबंधन की दर है, वैश्विक स्तर पर ठोस कचरा प्रबंधन की दर है, विकसित राष्ट्रों में तो ठीक ठाक बनी हुई है, लेकिन जो अविकसित राष्ट्र है या अल्प विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है, यहाँ पर जो ठोस कचरा प्रबंधन है इसका बहुत ही अधिक गति से सुधार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यह गंभीर पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है। आपको पता ही होगा कि कचरा प्रबंधन न होने की वजह से जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वन प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण तो देखे ही जा रहे हैं। साथ में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें माना जा सकता है कि एक कारक कचरा प्रबंधन न होना है, क्योंकि कचरे के उचित निस्तारण न होने की वजह से कचरे में आग लगती है और उस आग से जो ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण जो गैसें होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें होती है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, फिर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, उनका रिलीज होता है, उनका उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही हैं। अर्थात ये गंभीर पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि वैश्विक स्तर पर कचरा प्रबंधन के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें भारत भी अपना प्रयास कर रहा है। भारत के द्वारा सीपीसीबी की स्थापना की गई है। सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में सीपीसीबी की स्थापना की गई है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई है भारत में कचरा प्रबंधन के लिए, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत 1974 में सीपीसीबी की स्थापना की गई है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत। ठीक है दोस्तों, जल प्रदूषण अधिनियम के तहत क्या किया गया है? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत सीपीसीबी की स्थापना की गई है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 लाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया था। वन अधिनियम 1927 लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। साथ में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया था 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में लाया गया था। तमाम अधिनियम लाए गए हैं और अपशिष्ट को प्रबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण के लिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण अभियान अधिनियम लाया गया था, 2016 में लाया गया था। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा 50 माइक्रोन से कम के जो पॉलीथीन हैं उन्हें भी बैन किया जा चुका है।
50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के पॉलीथीन को कुछ सीमित शर्तों के साथ उत्पादन करने का दिया गया है। 75 माइक्रोन से अधिक के प्लास्टिक के उत्पादन का अब इस समय आंकड़ा जारी किया हो रहा है। 75 माइक्रोन से भारत में जो अधिक है पॉलीथीन का उत्पादन 75 माइक्रोन से हो रहा है, 75 माइक्रोन से अधिक का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि भारत में CPCB है, इसके अलावा गोवर्धन योजना थी, गोवर्धन योजना है, गोवर्धन 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 योजना कब शुरू की गई थी? गोवर्धन योजना शुरू की गई थी अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में इस योजना के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे। 500 नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसका फुल फॉर्म गोवर्धन योजना का है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। अप्रैल 2018 में शुरू इस अभियान का नाम था गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। 500 नए संयंत्र को स्थापित करके ऑर्गेनिक रूप से ऑर्गेनिक गैसों के उत्पादन करने के लिए, ऑर्गेनिक चीजों को उत्पादन करने के लिए गोवर्धन योजना शुरू की गई थी। गोवर्धन योजना अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लाया गया था, अधिनियम लाया गया था 2016 में, और साथ साथ में नेशनल सॉलिड वेस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सॉलिड वेस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1996 में की गई थी। नेशनल सॉलिड वेस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2016 में की गई थी। आपको पता होगा कि अक्टूबर 2014 में भारत स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। शौचालय के प्रयोग के लिए दरवाजा बंद करो अभियान चलाया गया था। भारत इस समय 2019 से 2029 तक स्वच्छता दशक के रूप में मना रहा है। साथ में ही आपको पता ही होगा कि हर घर में शौचालय बनाने के बाद अब उसे ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के दर्जा देने वाले श्रेणी का राज्य चल रहा है। कौन से राज्य? ODF है, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी पहले तो ODF था, अब ODF प्लस का दर्जा लाया जा रहा है, फिर ODF प्लस प्लस का दर्जा लाया जा रहा है। यानी जहां पर सबसे अधिक ODF है, ODF प्लस प्लस है, उसे प्रदान किया जाएगा। कुल मिला के भारत में सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए सरकारी प्रयास अपने उच्च स्तर पर है, सरकारी प्रयास अत्यधिक स्तर पर है, किंतु जरूरत इस बात की है कि हम भारतीय, हम लोगों को खुद समझना होगा कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है। हमें सॉलिड वेस्ट, यानी जो सॉलिड वेस्ट ऐसे हैं जिनका निस्तारण हम घर में खुद कर सकते हैं, जिनका हम ऑर्गेनिक रूप से खाद बना सकते हैं, उन्हें अपने ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का प्रयोग कम कर सकते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का प्रयोग कम कर सकते हैं, और हम कपड़े से बनी हुई चीजों को प्रयोग में लाने का प्रयास करें। जब भी बाजार जाएं, हम सब्जी लाने के लिए प्लास्टिक का ना यूज करके सब्जी लाने के लिए हम झोले का प्रयोग करें। जहां तक संभव हो सके हम लोग कपड़े के थैले का प्रयोग करें। इसलिए जरूरी है कि हम खुद अपना योगदान दें, और जब भारत का हर एक व्यक्ति, विश्व का हर एक व्यक्ति कचरा प्रबंधन के लिए जागरूक होने लगेगा और अपना प्रयास देने लगेगा, तो निश्चित रूप से इस सॉलिड वेस्ट को हम निस्तारित कर सकते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की जो ये गंभीर समस्या है उससे भी निपट सकते हैं। पर्यावरण संकट जो उत्पन्न हो रहा है उससे भी निपट सकते हैं, पर्यावरण संकट से भी निपटने का प्रयास कर सकते हैं, निपट सकते हैं। यहाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है मई 2024 में, मई 2024 में अगला प्रश्न है मई 2024 में, मई 2024 में, मई 2024 में किस संगठन ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया है? मई 2024 में किस संगठन ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया है? मई 2024 में किस संगठन ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो वो संगठन है बिम्स्टेक। कानूनी व्यक्ति का दर्जा कौन से संगठन ने प्राप्त किया है? बिम्स्टेक, BIMSTEC। कौन सा है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लिया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी जून 1997 में। कब हुई थी? जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा। किसके द्वारा? बैंकॉक घोषणा के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? बैंकॉक घोषणा के द्वारा हुआ था। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत की गई है। बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत की गई है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बैंकॉक घोषणा के द्वारा जून 1997 में की गई थी।
जब जून 1997 में घोषणा की गई थी तब इसका नाम था बिस्ट, BIST। तब इसमें 4 देश थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में इसमें म्यांमार शामिल होता है और बनता है ये बिम्स्ट, BIMST, बनता है बिम्स्ट, यानी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और बाद में जब नेपाल और भूटान शामिल हो जाते हैं तो इसका नाम रखा जाता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बहुपक्षीय बहु टेक्निकल, यानी आपको पता है प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक, आर्थिक कॉर्पोरेशन है, संगठन है, ये क्षेत्रीय संगठन है जिसका आपको, जैसा कि आपको पता है, बिम्स्टेक दक्षेश और आसियान के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। दक्षेश और आसियान के बीच बिम्स्टेक क्या काम करता है, सेतु का काम कर सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि दक्षेश है इस समय अपने अच्छे ढंग से नहीं काम कर रहा है, तो दक्षेश के जवाब में जो क्षेत्रीय संगठन अगर उभर सकता है, जो भारत के और भारत के पड़ोसी देशों की महत्वाकांक्षाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, वो संगठन बिम्स्टेक हो सकता है। बिम्स्टेक दक्षेश का स्थान तो नहीं ले सकता है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जरूर सफल हो सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के न होने की वजह से यहाँ पर प्रतिद्वंदिता का अभाव होगा, यानी आपसी प्रतिद्वंदिता, जो भारत और पाकिस्तान की व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता है, जो कि क्षेत्रीय संगठन को एक वैश्विक स्तर पर या फिर एक महत्वपूर्ण संगठन या फिर लाभकारी संगठन बनाने में असफल सिद्ध कर रहे थे दक्षेश को, वो बिम्स्टेक से थोड़ा सा हट जा सकता है। बिम्स्टेक को और भी मजबूत बनाया जा सकता है दक्षेश की बजाय। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय है ढाका में, बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका में। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका में। बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है बिम्स्टेक का मुख्यालय। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अब कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त करने से इस संगठन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अब यह संगठन अपने पर्यवेक्षक देशों की घोषणा कर सकता है, अपना विस्तार कर सकता है, नए सदस्य देशों को भी शामिल कर सकता है। अर्थात अब इसके विकसित होने की या विकास होने की, अब इसे बढ़ने की संभावना, इसके जो लाभ होंगे, इसके जो लाभ होने वाले हैं वो प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा इसे प्राप्त हो गया। कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा इसे प्राप्त होने से अब यह संगठन अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह संगठन अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के पहले सिटी म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भारत के पहले सिटी म्यूजियम की स्थापना भोपाल में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? भोपाल में। ये मोती झील के पास की जा रही है, मोती झील के बगल में, भोपाल के मोती झील के बगल में की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये आदिवासी संग्रहालय टाइप का होगा। ये इसमें आदिवासियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो रखे जाएंगे, और कोई भी भारत का नागरिक या वैश्विक स्तर का कोई भी व्यक्ति जो अपने जरूरी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उस संग्रहालय में जा सकता है, और इस आदिवासियों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण संग्रह हैं उन्हें देख सकता है, आदिवासियों से संबंधित चीजों को अध्ययन कर सकता है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपने साथ आज भी संजोए हुए हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? तो भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का नाम है नक्षत्र सभा। क्या नाम है? नक्षत्र सभा। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? नक्षत्र सभा। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का नाम है नक्षत्र सभा, जिसका आयोजन 1 से 3 जून के बीच उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के मसूरी में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के मसूरी में हुआ है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? नक्षत्र सभा है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? नक्षत्र सभा है। नक्षत्र सभा का आयोजन 1 से 3 जून 2024 के बीच मसूरी में, उत्तराखंड में हुआ। आपको पता ही है, उत्तराखंड यूसीसी यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत के संविधान के लागू होने के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। यद्यपि आपको पता होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में पुर्तगालियों के
नियंत्रण से मुक्त हुआ था, और तब भी नियंत्रण से मुक्त होने के बाद भी आज भी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आज भी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद किसी राज्य ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया है, अपने राज्य में लागू किया है, तो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो पिरूल लाओ पैसे पाओ, पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत हुई है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, उत्तराखंड जिसे पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जानते थे, पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जाने जाते थे, इसका कथा एक 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जिसका कथा 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 9 नवंबर को इसका गठन हुआ था, और फिर अपने गठन के बाद से 2005 में इसका नाम कर दिया गया उत्तरांचल। 2005 उत्तरांचल का नाम बदल के कर दिया गया उत्तराखंड। तो उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया। उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। और उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून, जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड में जो 4 महत्वपूर्ण केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम के रूप में माने जाते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण स्थल भी हैं जहाँ पर हिमनद भी हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण हिमनद हैं। गंगोत्री में, यहाँ उत्तराखंड में ही जो 4 नदियां आती हैं, 4 नदियों जो गंगा का बनने का क्रम है, उसे अगर एक कोड के रूप में आप याद रखना चाहे तो क, रू, दे, वी, पिया, मन, भा, धौ। ठीक है, करु देवी, पियामन भादव, करु देवी, पियामन भादव। बीच में है अलकनंदा। कौन है? अलकनंदा। अलकनंदा जो पंच प्रयाग हैं, कौन से? पंच प्रयाग। पंच प्रयाग, पंच प्रयाग में जो 4 महत्वपूर्ण हैं, करु देवी, पिया, मन भादव, करु देवी, पिया, मन भादव, करु देवी, पिया, मन भादव 4 आप याद रखिएगा। 5वां वहां पे उसी से नाम से है, इसलिए आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जो करु देवी, पिया, मन भादव है, करु देवी, पिया, मन भादव, ये पंच प्रयाग है, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, और इसे डिकोड करने के लिए जो कोड बनाया जा सकता है वो करु देवी, पिया, मन भादव है, जिसमें कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और विष्णु प्रयाग। कौन से है? कर्ण प्रयाग। कौन से क्या है? कर्ण प्रयाग। कौन से क्या है? कर्ण प्रयाग। रू से क्या है? रुद्र प्रयाग। रू से क्या है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। द से क्या है? देव प्रयाग। बी से क्या है? विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा, अलकनंदा सबसे मिलती है। अलकनंदा सबसे मिलती है। अलकनंदा से जब पिंडार मिलता है, अलकनंदा से पिंडार, पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है तो बनता है कर्ण प्रयाग। कौन सा बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। यानी पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार प्लस अलकनंदा मिलकर बनाती है कर्ण प्रयाग। क्या बनाती है? कर्ण प्रयाग। पिंडार प्लस अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? कर्ण प्रयाग बनाती है। मंदाकिनी, फिर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर, मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा, अलकनंदा मिलकर बनाती हैं रुद्र प्रयाग। क्या बनाती हैं? रुद्र प्रयाग। क्या बनाती हैं? रुद्र प्रयाग बनाती हैं। फिर भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाती हैं देव प्रयाग। क्या बनाती हैं? देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं? देव प्रयाग बनाती हैं। जबकि अलकनंदा और धौलागिरी, धौली गंगा मिलकर, अलकनंदा और धौली गंगा, धौली गंगा प्लस
अलकनंदा, अलकनंदा मिलके बनाती हैं विष्णु प्रयाग। क्या बनाती हैं? विष्णु प्रयाग बनाती हैं। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, कोड अगर याद करना है तो आप याद कोड रखिएगा, करु देवी पियामन भादव। पंच प्रयाग का जो कोड है वो कोड क्या है? करु देवी पियामन भादव, करु देवी पियामन भादव। पंच प्रयाग का कोड क्या है? करु देवी पियामन भादव। पंच प्रयाग का कोड क्या है? करु देवी पियामन भादव, पियामन भादव, करु देवी पियामन भादव कोड याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पंच प्रयाग कौन से हैं। पंच प्रयाग में कर्ण है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, और जो अगला प्रयाग आएगा वो आप याद रखिए, जानते होंगे उसी से नाम से, इसलिए उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा की नदी से मिलता है, यानी पिया से हो जाएगा पिंडार नदी, मन से हो जाएगा मंदाकिनी नदी, अलकनंदा से जब मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है, मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है, भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो देव प्रयाग बनता है, और विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से बनता है। ठीक है। फिर भागीरथी और भिलांगना के, भागीरथी और भिलांगना, भागी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना पे टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। इसकी भी कोड याद रखिएगा, भाभी टीटी मत कर, भाभी टीटी, टीटी मत कर, भाभी टीटी मत कर, भाभी टीटी मत कर, यानी भाभी टीटी मत कर। भागीरथी और भिलांगना नदी पे कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी और भिलांगना नदी पे। भागीरथी और भिलांगना नदी पे कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। जी हाँ दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। कोड में कोई भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोगों ने इस पंच प्रयाग को देखा। कोड में कोई भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पंच प्रयाग को देखा, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हमेशा पूछता है पंच प्रयाग से। कोई भी पूछ लेगा या मैं फॉलोइंग करके पूछ लेगा तो पंच प्रयाग के बारे में आप लोग कोड याद रखेगा, करु देवी पियामन भादव, करु देवी पियामन भादव, जिसमें कर्ण प्रयाग बनता है पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी से, रुद्र प्रयाग बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से, देव प्रयाग बनता है भागीरथी अलकनंदा से, और फिर विष्णु प्रयाग बनता है धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने से। धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने से भागीरथी जब भिलंगना से मिलती है तो वहां पे बनता है टिहरी बांध। भागीरथी भिलंगना से जब मिलती है तो वहां क्या बनता है? टिहरी बांध बनता है। टिहरी बांध है। भाभी टीटी मत कर, भाभी टीटी मत कर, भाभी है कोई, वो टीटी कर रही है तो उसे कह रहा है कोई भाभी टीटी मत कर, इसे अन्यथा ना लीजिएगा, सिर्फ कोड को कोड के रूप में पढ़िएगा, इसे अपने ऊपर ना लीजिएगा, तो किसी को ये टारगेट करके बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यूपी के पहले, उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा सेंटर को कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को बाराबंकी के भगौली गांव में, बाराबंकी के भगौली गांव में, बाराबंकी के भगौली गांव में लॉन्च किया गया, बाराबंकी के भगौली गांव में लॉन्च किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को कहाँ लॉन्च किया गया है? बाराबंकी के भगौली गांव में लॉन्च किया गया है, बाराबंकी के भगौली गांव में लॉन्च किया गया है, जिसे CSIR ने लॉन्च किया, किसे? जैसे CSIR ने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? CSIR ने लॉन्च किया है। CSIR का एक क्षेत्रीय संगठन है सीमैप ने लॉन्च किया है, CSIR के क्षेत्रीय संगठन ने लॉन्च किया है। तो बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को लॉन्च किया गया। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के पहले एरोमा क्लस्टर को, उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। यहाँ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन अपनाने वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI प्रबंधन प्रणाली को अपना लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली को अपना लिया है। यहाँ दोस्तों आपको पता ही होगा कभी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में चुनाव हुए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में चुनाव हुए, और इन चुनावों में जो मुख्यमंत्री बने, सिक्किम के मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू, और
उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी, साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? अय्यन्ना बने। आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? अय्यन्ना चिंता कराला बने, अय्या चिंता कयाला बने, अय्यन्ना चिंता कयाला बने। ठीक है। और फिर उड़ीसा विधानसभा की जो अध्यक्ष बनी वो कौन बनी? उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाठी जी बनी। उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाठी जी बनी। जैसा कि आपको पता ही है कि 18वीं लोकसभा में विजयी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया या प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो भर्तृहरि महताब जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाने के साथ साथ नई लोकसभा के स्पीकर के चयन होने तक अपने पद पर रहते हैं और चयन होने के बाद फिर से हट जाते हैं। यानी प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल बहुत ही संक्षिप्त होता है, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो सिर्फ उनका कार्य शपथ दिलाना होता है, विजयी सांसदों को शपथ दिलाना होता है। यानी प्रधानमंत्री को, यानी सांसद के रूप में शपथ, प्रधानमंत्री जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, जब शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन सांसद के रूप में लोकसभा के सदस्य के रूप में, सांसद के रूप में शपथ उन्हें प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ सभी लोगों को शपथ दिलाने का कार्य कौन कर रहा है? प्रोटेम स्पीकर कर रहे हैं। किसकी? लोकसभा के सभी सदस्यों को, लोकसभा में चुने गए सभी सदस्यों को जो शपथ दिलाने का कार्य होता है, नई लोकसभा का जब गठन होता है उसमें सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? उसमें सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर करता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सांसदों के शपथ से संबंधित जो अनुसूची है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 है। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। अनुसूची 1 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से है। अनुसूची 2 का संबंध वेतन भत्ते से है। अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है। अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। अनुसूची 5 का संबंध जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़ दिया जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़ दिया जाता है अनुसूची 5 में। जबकि अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 7 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है। अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। अनुसूची 8 का संबंध भाषा से, आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में जब 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में सिंधी को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 1967 में जोड़ा गया। 21वें संविधान के द्वारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। किसे? 1967 में जोड़ा गया था सिंधी को। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नमक को। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। किसमें? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 3 और भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, जिसका कोड है नमक। याद रखिएगा, कोड है नमक। न से है नेपाली, म से है मणिपुरी, क से है कोंकणी। नमक, कोंकणी जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी और नमक जुड़ गया, सिंधी नमक जुड़ गया। और फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसका कोड है SDMB। SDM बनना है, कोड याद रखिएगा, SDM बनना है। यानी 14 मूल संचियों के 14 मूल भाषाओं के अतिरिक्त जो भाषाएं जोड़ी गई, सिंधी नमक खाना है, SDM बनना है। कोड याद रखिएगा, सिंधी नमक खाना है, SDM बनना है। यानी सिंधी नमक खाइए, SDM बनिए। सिंधी नमक खा के SDM बन जाइए। यानी 14वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो सिंधी नमक खाएंगे, SDM बनेंगे। जो सिंधी नमक खाएंगे, SDM बनेंगे। SDM का फुल फॉर्म क्या होगा? S से है संथाली, D से है डोंगरी, M से है मैथिली, M से है मैथिली और फिर B से है बोडो। B से क्या है? बोडो। B से क्या है? बोडो है। B से क्या है? बोडो है। ठीक है दोस्तों, तो सिंधी नमक खाना है, सिंधी नमक खाना है और SDM बनना है। तो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर SDM संथाली, मैथिली, बोंडो और डोंगरी। SDM बनना है मैथिली और डोंगरी। ठीक है, मैथिली, बोंडो और डोंगरी। मैथिली, बोंडो और डोंगरी, ये भाषाएं जोड़ी गई, ये भाषाएं जोड़ी गई, ये भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 8वीं सूची हो गया। फिर 9वीं सूची का संबंध जो 1951 में जोड़ा गया था वो भूमि सुधार से है। 10वीं सूची का संबंध जो 1985 में जोड़ा गया था दल बदल से संबंधित है।
11वीं अनुसूची का संबंध जो है वो पंचायतों से है, जिसे जोड़ा गया था 1992 में। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पंचायतों से है, जिसे 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हैशटैग पेट्रो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हैशटैग पेट्रो अभियान की शुरुआत भारत के नाडा के द्वारा की गई थी। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी, नाडा के द्वारा की गई थी। नाडा जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2005 में। नवंबर 2005 में नाडा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2005 में हुई थी। नाडा जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2005 में। नाडा जो है भारत में एथलीटों के द्वारा जो ड्रग्स लिए जाते हैं, उनके एथलीटों में ड्रग्स को रोकथाम के लिए नाडा की स्थापना की गई है। ड्रग्स के रोकथाम की स्थापना की गई है नाडा भारत में ड्रग्स, एथलीटों के द्वारा जो ड्रग्स प्रयोग किए जाते हैं उससे रोकथाम के लिए है। और जैसा कि आपको पता ही है कि बजरंग पुनिया ने अभी हाल ही में नाडा को अपना सैंपल देने से मना कर दिया था, उसे नाडा अभी बजरंग पुनिया को सस्पेंड रखा गया। बजरंग पुनिया को क्या रखा गया है? सस्पेंड रखा गया। ठीक है दोस्तों, नाडा। और वैश्विक स्तर पर डोपिंग रोकथाम के लिए, वैश्विक स्तर पर डोपिंग के रोकथाम के लिए जो संस्था है वो है वाडा। वैश्विक स्तर पर डोपिंग के रोकथाम के लिए संस्था है वाडा। वैश्विक स्तर पर डोपिंग के रोकथाम के लिए क्या है? वाडा है, जिसकी स्थापना नवंबर 1999 को हुई थी। वाडा जिसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1999 में हुई थी। ठीक है, नवंबर 1999 में हुई थी वाडा जिसकी स्थापना नवंबर 1999 में हुई थी। नाडा नवंबर 2005 में हुआ है। नाडा के मुख्यालय है नई दिल्ली में। नाडा का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। या दोस्तों, नाडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हैशटैग पेट्रो अभियान यानी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के द्वारा खिलाड़ियों में खेल के प्रति जो अच्छी भावना है उसे विकास करने के लिए पेट्रो अभियान की शुरुआत की गई थी। फिर अगला है भारत की सबसे ऊंची सुरंग का कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, उस सुरंग का नाम है सेला सुरंग। कौन सा नाम है? सेला सुरंग, जिसे मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किया गया था। सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। किस फीट की ऊंचाई पे है? 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर है सेला सुरंग। कितनी फीट की ऊंचाई पे है? 13,000 फीट की ऊंचाई पे है सेला सुरंग। 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO जिसकी स्थापना की गई थी 1960 में। BRO जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर में रोड के विकास के लिए काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना की गई थी 1960 में। फिर BRO के द्वारा सुरंग का निर्माण किया गया था अरुणाचल प्रदेश में और इसे हाल ही में इंटरनेशनल ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा इंटरनेशनल ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया गया। भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया गया है इंटरनेशनल ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा और इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा मार्च 2024 में किया गया था। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, भारत के सबसे ऊंची सुरंग का क्या नाम है? जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब नदी पे बन रहा है, जो 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो चिनाब नदी पे बन रहा है, भारत का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जो 359 मीटर ऊंचा है, जो जम्मू कश्मीर के रियासी से और सलंगदान जिले को जोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर जिले के रियासी और सलंगदान जिले को जोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी और सलंगदान जिले को जोड़ रहा है और साथ में जो कटरा बनिहाल रेलखंड मार्ग का ही भाग है। जो सुरंग है, जो रेल ब्रिज है, जो चिनाब रेल ब्रिज है, वो किसका भाग है? कटरा बनिहाल रेलखंड ब्रिज का भाग है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल एक बार नए वीडियो के साथ, नए कोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।